कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार के इस कालजयी शेर को साकार रूप देने में जुटे हैं कर्मयोगी शैलेंद्र सिंह। जहां उम्मीद जगाने वाले सारे चिराग बुझने लगते हैं, वहां हौसले की एक चिंगारी को कैसे दमकते शोले में तब्दील किया जा सकता है, इस बात के साक्षात दर्शन शैलेंद्र सिंह के श्रीग्राम में पग पग पर होते हैं। श्रीग्राम, जी हाँ, बिल्कुल सही नाम दिया है कर्मयोगी शैलेंद्र सिंह ने अपने इस आदर्श ऑर्गेनिक फार्म हाउस को। हर तरफ यहां सिर्फ श्री ही तो बिखरी पड़ी है। कहीं बिजली बनाते बैलों के रूप में, तो कहीं अमृतपान कराती गिर, साहिवाल और गंगा तीरी गौमाता के रूप में। कहीं धरती का सीना चीर कर देसी और जैविक सब्जियां उग रही हैं, तो कहीं गोबर, गौमूत्र आदि को जैविक खाद और कीटनाशक में तब्दील किया जा रहा है। आपको भी इस श्रीग्राम के दर्शन करने हैं तो आपको आना होगा लखनऊ से महज 20 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज गोसाईगंज मार्ग पर इंदिरा नहर की तलहटी में बसे गांव सिद्धपुर तक। तो आइए आज की यात्रा आरंभ करते हैं। हमारे वहाँ कहावत प्रचलित है, उत्तम खेती मध्यम बान निशित चाकरी भीख निदान। श्री शैलेंद्र सिंह जी पीपीएस थे, लेकिन पराधीनता इनको रास नहीं आई। इन्होंने खेती की गरिमा को स्थापित करने के लिए साथ ही साथ एक बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर के इन्होंने एक प्रयोग शुरू किया खेती का। और खेती का प्रयोग नहीं, उसके साथ इनका विराट विजन है। खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसके बारे में हम शैलेंद्र जी से सुनते हैं कैसे इन्होंने ये प्रयोग किया और क्या क्या चीज़ें इनके सामने आईं, और उसको बढ़ते हुए इन्होंने एक मॉडल वो किया है जो पूरे देश में आने वाले दिन में पूरे देश में वो मॉडल अपनाया जाएगा। सिंह साहब जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कृषि को अगर हम पशुपालन से अलग कर देंगे तो असली किसान की समस्या यहीं शुरू होती है। खेती की लागत बढ़ जाती है। आप जो प्राकृतिक रूप से हमको खाद मिलता था पशुपालन की वजह से, पेस्टिसाइड उनका गौमूत्र होता था, वो अब हम खरीद रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी से। और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि उपज तो कुछ समय के लिए बढ़ी, लेकिन उसका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि हम जहर खा रहे हैं। ये सब लगभग सिद्ध हो गया। आप देख रहे हैं पंजाब में कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। तो इसको जब हमको दूर करना है समस्या को, तो खेती की लागत कम करना है। लागत कम करने के लिए पशुपालन को जोड़ना ही जोड़ना है। जैसे मैं लोगों से कहता हूँ, एक किसान से हम मॉडल बना रहे हैं कि 1 एकड़ में आप 2 गाय देशी अपनी आसपास की रख लीजिए, और उसमें आपका परिवार 2 से 3 लोग मिलकर खेती कर लें, तो 2 शहरी उपभोक्ताओं के लिए पूरा कंप्लीट और किचन ऑर्गेनिक उपलब्ध हो जाएगा, और प्लस किसान का भी उपलब्ध हो जाएगा। यानी 3 फैमिली का 1 एकड़ से कायदे से पूरा आ रहा है। और वो किसान को फ्री उसका किचन हो गया, प्लस 10 से 12 हज़ार पर मंथ इनकम हो जाएगी। शहर में लोग खोज रहे हैं इस चीज़ों को। मैंने जब ये शुरू किया तो मुझे अपने बेटे के लिए दूध नहीं मिला, तो मैंने 5 गाय लाके अपने नियर डियर के लिए शुरू किया। और उन 5 गायों से बढ़ते बढ़ते सबको डिमांड होने लगी, तो गाय बढ़ाया मैंने। उसके बाद हुआ कि अब इनको हमको इकोनॉमिक रूप से ठीक करना है, लोगों को प्रॉफिटेबल दिखाना है, तो गोबर गौमूत्र का उपयोग। गाय के बारे में बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि इसका दूध से ही केवल चलता है। दूध तो बाय प्रोडक्ट है, गोबर गौमूत्र का असली उपयोग है। आप गोबर गौमूत्र से अगर सब्जी की खेती या अन्य खेती करते हैं तो बहुत प्रॉफिटेबल है। और ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं कि गाय ही पालें। बहुत से लोगों ने बकरी पाल रखी है, बहुत से लोगों ने दूसरे जानवर भैंस पाल रखा है। आप सबका उपयोग करिए, लेकिन गाय पर हम लोग जोर इसलिए देते हैं कि उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होता है उसके गोबर में, अन्य की अपेक्षा कई 100 गुना ज़्यादा। तो ये पशुपालन को सरकार को भी देखना होगा। हमारा कृषि और पशुपालन एक साथ हो। सिंह साहब, जो पशुपालन की बात कर रहे थे आपने उसमें भी एक प्रयोग किया है। गिर नस्ल की गायें पाली हैं। उन गायों की क्या खासियत है कि उनका दूध इतना महंगा बिकता है, और उसकी क्वालिटी क्या है, आपके स्वास्थ्य के लिहाज से वो कितना मुफीद है, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। देशी गाय के दूध में और विदेशी गाय के दूध में अंतर हम बता दें। देशी जैसे दूध होता है उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड का एक चेन होता है। अमीनो एसिड के चेन में 67th बॉन्ड पे
आपको विदेशी गाय का जिसका A1 मिल्क बोलते हैं उसमें हिस्टिडीन बनता है। हिस्टिडीन पाचन के दौरान कमजोर कड़ी होती है, अगले बॉन्ड से बॉन्ड कमजोर होता है तो टूट जाता है। अब बीटा कैसोमॉर्फिन 7 बनता है, नहीं BCM 7, जो हमारे लिए कैंसर, डायबिटीज, अन्य घातक बीमारियों का कारक बनता है। लेकिन देशी गाय के दूध में हिस्टिडीन की जगह 67 पर प्रोलीन रहता है। प्रोलीन का बॉन्ड मजबूत होता है जिससे वो टूटता नहीं है, तो BCM 7 नहीं बनता है। तो इसलिए हम लोग जोर देते हैं कि देशी गाय को अपनाओ। अब देशी गाय कौन सी है, तो जिनका हम्प है ऊपर, वही हमारी जो ऊपर उनका दिखता है जी। A2 मिल्क इनका भी है। A2 तो इवन भैंस का भी है जी, लेकिन भैंस में फैट ज़्यादा है। प्लस मानसिक विकास के लिए जो देशी गाय में जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स है वो ज़्यादा है। जैसे देशी गाय के उसमें देखिए CLA है, कॉन्जुगेटिव लिनोलेइक एसिड। लोग कहते हैं कि घी खाने से वेट बढ़ता है। मैं कह रहा हूँ घी आप बिलोना विधि से, जो वैदिक परंपरा जो हाँ, दूध से दही से मथ के और उससे मक्खन निकाल के फिर घी बनाइए, इसको आप खाइए तो आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। और बहुत लोगों को हम लोग अपना के देखे हैं लोगों ने वेट, कारण कि उसमें CLA है। CLA आप देखेंगे बॉडी बिल्डर लोग एज ए सप्लीमेंट प्रोटीन के रूप में लेते हैं मसल्स बनाने के लिए। तो ये CLA ही आपका फैट को हटा के आपको फिट करता है। तो देशी गाय का महत्व है। कोई ज़रूरी नहीं कि गिर और साहिवाल ही लें, आप हम्प वाली गाय हैं उनको यूज़ करिए। करीब 36 से ऊपर ब्रीड हैं जी। यूपी में आपके गंगा तीरी और 3-4 ब्रीड यहाँ पे संरक्षित हैं, तो आप उनको यूज़ करिए। हमारे लिए साहिवाल सूट करती है, गंगा तीरी लोकल हैं वो सूट करती हैं। गंगा तीरी पे हम प्रदेश सरकार से भी कहते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में गाय हैं उन पे काम करना चाहिए, उनका संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। तो अगर उनका हम अच्छा संवर्धन करेंगे तो ये भी अच्छी दूध देंगे जी। सिंह साहब ने न केवल ये प्रयोग किया है बल्कि इसके माध्यम से अपने जो देसी ब्रीड हैं उसके संरक्षण का भी इन्होंने एक अभियान चलाया है, एक महायज्ञ चलाया है। वो देसी वो पशुपालन के क्षेत्र में भी है। इसके अलावा अपने नेटिव बीज हैं जो ख़त्म हो रहे हैं उनके भी संरक्षण संवर्धन का ये काम कर रहे हैं। सिंह साहब का संदेश ये है कि आप अपनी नेटिव पद्धति को अपनाएं, वो ज़्यादा शक्तिशाली है और आपको रेजिस्टेंस पावर देगी, आप में हर तरह का रेजिस्टेंस देगी। हम अब सैलेंस सिंह साहब के फार्म हाउस के उस सेक्शन में आज आ चुके हैं जहां पशुपालन का सेगमेंट है। इनका गिर नस्ल की गायें पाली गई हैं, गिर नस्ल की हैं, साहिवाल, मतलब अपना देसी ब्रीड इन्होंने संरक्षित कर रखा है। और सिर्फ संरक्षित नहीं कर रखा है, उसके इतने प्रयोग ये कर रहे हैं जो वाकई में हैरत में डालने वाले हैं। यहाँ बैलों के माध्यम से यहाँ बिजली उत्पादन किया जा रहा है, उससे भी उस बिजली से यहाँ आटा चक्की चलाई जा रही है, सरसों का तेल निकाला जा रहा है। आमतौर पर इस देश में एक समस्या हो गई है, पशुपालन के बाद उनके बछड़े अन्ना की तरह घूमते हैं, कृषि के लिए एक संकट उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन उन बैलों को इन्होंने ताकत बनाई है, उन्होंने उसके बल पर यहाँ बिजली उत्पादन का एक अभिनव प्रयोग किया है जो पूरे देश के लिए ऊर्जा के उत्पादन में एक स्वावलंबन की ओर भी एक इनका एक बड़ा कदम है। सिंह साहब, ये आपका जो सारा यहाँ अपना सारा उपक्रम जो लगाया है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, हम लोग शुरू से हर चीज़ प्रकृति के अनुरूप चल रहे हैं। बैलों का हम जैसे पहले परंपरागत रूप से होता था सोल्यूशन कि हम उनका ऊर्जा का उपयोग करते थे, चाहे वो हल चलाने में हो, चाहे वो तेल निकालने में कोल्हू होता था, चाहे वो आटा चक्की। तो हमारे यहाँ ये सब देशी स्टाइल के आटा चक्की, कोल्हू तेल हैं जी। लो RPM के हैं, कोल्ड प्रेस जिसको बोला जाता है। और वो चीज़ सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई RPM की जितनी भी चीज़ें होती है प्रोसेसिंग की, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है जी। उनकी ऊर्जा मतलब ज़्यादा गर्मी से नष्ट हो जाता है। लेकिन ये कोल्ड प्रेस बोला जाता है जिसमें कि आपके विटामिन मिनरल सुरक्षित रहते हैं और देशी तरीके का है जी। तो हम लोग इसको लेके चल रहे हैं कि भाई आप जो अन्न उपजा रहे हैं अपने बैल का प्रयोग करते हैं, यानी प्राकृतिक ऊर्जा का, नंदी ऊर्जा जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, तो नंदी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ तक इसका प्रयोग किया है कि बिजली बनाने में भी किया, जो अभी तक नहीं किया गया है। हम लोगों ने 20 किलोवाट पर आवर का बिजली बना के यहाँ दिखाया है बैलों से। हाँ, बैलों से। उत्तर प्रदेश सरकार के लोग आए थे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के VC आए थे, उन लोगों ने देख के खुद कहा कि नहीं ये संभव है, और उनके सामने मशीन चला के दिखाया। वेल्डिंग की मशीन थी, 5 किलोवाट का, उधर HP का मिक्सिंग मशीन है गोबर का, वो सब चला के दिखाया था। जो किसान के सामने बिजली और पानी की सबसे बड़ी समस्या, हम लोगों ने बैल से वो सॉल्व की। बिजली इस तरह बनाया, पानी भी हम बैल से निकाल दे रहे हैं, इवन 500-600 फीट का पानी निकाल देंगे।
तो जो किसान बिजली और पानी के लिए परेशान है वो उसके अपने पास उपलब्ध है नेचुरल रिसोर्स में, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहा है। तो इस माध्यम से हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग इसको देखिए, किसान लोग इसको अपनाइए। ये बैल पहले हमारे कृषि का मुखिया होता था जी, हमारे यहाँ बछड़ा पैदा होता था तो हम लोग मिठाई बांटते थे। हाँ, लेकिन आज हमारे लिए वो अभिशाप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने कहा है, माननीय योगी जी से भी अपील किया कि जो आपके लिए चैलेंज है उसको अपॉर्चुनिटी बदल लीजिए आप लोग। ये चक्कियाँ जो हैं इनसे किस तरह का मतलब कैसे? देखिए, ये हमारे साथ एक साथ चक्की लगी हैं जी, और कम पावर में ये सब चलती हैं। जी जी। आप इसके लिए अलग अलग अगर लगाएंगे तो ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं कम पावर में ही ये सब चक्कियाँ 12 चक्कियाँ एक साथ चलती हैं हमारी है। और इसमें देशी पत्थर है यूज। जी जी। आरपीएम इसका 40-40 के आसपास है। मतलब गर्म नहीं होता है इसका? गर्म नहीं होता, तो कोल्ड प्रेस इसको कहते हैं। वो आटा इसका होता है, आटा जैसा लोग डिमांड करते हैं उस हिसाब से बनाते हैं। प्लस अपनी गौशाला के लिए भी जो हम करते हैं इसी से ले लेते हैं। अच्छा, इनके लिए गायों के लिए जो दलिया बनाना चूरी चोकर यहीं से सब उत्पन्न हो जाता है। तो इसका प्रोडक्शन क्या है पर आवर? इसका आटा चक्की का प्रोडक्शन पर आवर 5 किलो है इसका। 5 किलो। और वो एक इंडिविजुअल एक का? एक का। और जो तेल की चक्की है, जो कोल्हू है, हाँ, उसका हम लोग दिन भर में 10 घंटे 3 लीटर मतलब पर आवर है। पर आवर 3 लीटर। तो हम तो केंद्र सरकार और अपने प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि केवल ये छोटी छोटी यूनिटें, अभी इस पर 30% सब्सिडी है जैसा आके हमें बताया एमएसएमई डिपार्टमेंट ने। अगर इसको इन लोग ड्रिप इरिगेशन की तरह 70-80%, 90% कर दे तो ये गांव-गांव में यूनिट लग जाए। जी जी। और गांव का कच्चा माल वहीं पर प्रोसेस हो जाएगा। जब गांव का कच्चा माल प्रोसेस होगा तो किसान को ज्यादा मिलेगा, उसकी गुर्बत दूर होगी। जो आज एमएसपी के लिए सड़क पे हैं वो जरूरत नहीं पड़ेगी। बैलों से बिजली उत्पादन हो सकता है, ये कभी आपने सुना है? वाकई में हैरत में डालने वाला है ये। लेकिन ये शैलेंद्र सिंह ने अपने प्रयास से और अपने संकल्प से इसको कार्य रूप में परिणत कर दिया है। इसका ये लाभ ले रहे हैं और ये पूरे देश में एक मॉडल के रूप में माना जा रहा है। गोरख सिंह साहब, ये कैसे ये आइडिया आपके उसमें आया और आपने क्या नया प्रयोग इसमें किया है? देखिए, आप मेरे फार्म पे आएंगे तो यहाँ कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो पहले 5 किलोवाट मैंने सोलर लगाया, उससे काम चलने लगा। लेकिन जब स्वरूप बढ़ने लगा तो हमको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता थी। बिजली विभाग को मैंने लेटर लिखा तो उन्होंने कहा 7-8 लाख रुपए आपको लगेंगे। अब मेरे लिए ये बड़ी समस्या थी कि 7-8 लाख रुपए हम खंबे खींचने में सब में लगाएं। तो हम लोगों ने बैलों का जो उपयोग नहीं था उसके माध्यम से इस पे काम शुरू किया। और आज 20 किलोवाट पर आवर हम बना के इस पे दिखा चुके हैं। और आप लोग जब 3 महीने बाद आएंगे तो यहाँ हम 4 जोड़ी बैल से 500 किलोवाट पर आवर दिखाएंगे, जो किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। और सबसे बड़ी बात कि केवल बनाएंगे नहीं, इसको हम स्टोर भी करेंगे। और स्टोर विदाउट बैटरी। बैटरी स्टोरेज सबसे महंगा है और हम विदाउट बैटरी से करेंगे। ये इसमें गियर बॉक्स मेन चीज़ है जिसका हम लोगों ने पेटेंट भी करा लिया है। और यही बिजली में जैसे 1500 आरपीएम चाहिए, नॉर्मल अल्टरनेटर जो होता है 1500 आरपीएम में बिजली देता है। लेकिन मैं एनिमल पावर, यानी चाहे बुल ले लीजिए, चाहे हॉर्स लीजिए, कोई भी लीजिए, आप 500 से 700 आरपीएम ले पाते हैं मैक्सिमम। तो 1500 आरपीएम हमारे इस गियर बॉक्स ने किया, जो पेटेंट भी हमारा है। और इससे ही चला के हम लोग बाकायदे जब बिजली बना रहे हैं, बैल चल रहे हैं, जब बैल आराम कर रहे हैं, तो हम लोग ग्रेविटी हाइड्रोलिक का यूज़ करते हुए इसको हम लोग स्टोरेज में ले जाएं ताकि बैल आराम करें तो उस समय भी बिजली बने। यानी 24/7 बिजली हमको उपलब्ध हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगले 3 महीने में आपको हम दिखा देंगे। हमारी मशीनें बन चुकी हैं, लेकिन कोरोना के कारण वो सब डिले हो गया। तो अब ये 3 महीना में अगले हम लोग दिखा देंगे उसको। ये प्रयोग आपने देखा, एक इसमें सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है कि सिंह साहब दर्शन शास्त्र के अध्येता हैं और एक दर्शन शास्त्र के अध्येता ने ये जो प्रयोग किया है, ये अभिनव प्रयोग किया है। कृषि को इन्होंने इतना विराट, उसके पीछे भी एक दर्शन है इनका, कि वो दर्शन है स्वस्थ भारत का, स्वावलंबी भारत का और किसान की समृद्धि का। जो किसान आज मुफलिस कौम मानी जा रही है, कभी ये किसान जो है समृद्ध माना जाता था, उसी की गौरव गरिमा लौटाने के लिए सिंह साहब तत्पर हैं। और उम्मीद की जाती है कि इनका संकल्प और इनका यह विशाल प्रकल्प पूरे भारत में एक मॉडल बनेगा और हमारा किसान स्वावलंबी होगा और हमारी कृषि गुर्बत को नहीं, समृद्धि को देने वाली बनेगी। आइए अब चलते हैं सिंह साहब की वो अभिनव गौशाला की ओर। ये गौशाला है शैलेंद्र सिंह साहब की, ये देख रहे हैं बछड़े
आमतौर पर देखते होंगे कि लोग गायों का दूध पी करके और बछड़े सड़क पर छोड़ देते हैं, तो समस्या बन गए हैं, देशव्यापी समस्या। किसान उसके लिए मांग कर रहे हैं कि इनको संरक्षित किया जाए, उसको संरक्षित कर रहे हैं, सरकार उनको संरक्षित कर रही है। तो उन बछड़ों को कितने करीने से रखा गया है, उनका कितना उपयोग किया जा रहा है, इसी हिसाब से जानते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, गो संस्कृति की बात लोग करते हैं, लेकिन गो संस्कृति में अगर हम बैल या बछड़े का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो गो संस्कृति नहीं चल पाएगी, क्योंकि आज ये समस्या हो गया हम सबकी। तो गो संस्कृति में बैल और बछड़े का उपयोग करने के लिए हम लोगों ने प्राकृतिक, पहले तो इसका गर्भाधान का सिस्टम रखा। आप देख रहे हैं हमारे पास एक साहिवाल बुल है और एक हमारे पास गिर बुल है, 2 तरह की नस्ल की गाय हमारे पास है। तो प्राकृतिक रूप से गर्भाधान, जो उससे हमको बछड़ियाँ मिल रही हैं उनका उपयोग हो रहा है गाय के रूप में, जो बछड़े मिल रहे हैं उनका हम नंदी ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी गौशाला को प्राकृतिक रूप से रखा है। ये साहिवाल बुल है सिंह साहब, जी बुल आपने अपना वो रखा है? बिल्कुल, हमने कहा ना प्राकृतिक गर्भाधान के लिए हमने साहिवाल नस्ल का ये बुल रखा है और एक गिर नस्ल का बुल आगे है। इनसे हम प्राकृतिक रूप से गर्भाधान कराते हैं, जिसमें 50% बछड़े और 50% बछड़े मिलते हैं, और बछड़ों का उपयोग हम लोग नंदी ऊर्जा में करते हैं। सिंह साहब, ये किस नस्ल का बुल है? ये हमारा गिर नस्ल का बुल है। अभी आपने पहले साहिवाल का देखा, ये गिर नस्ल का बुल है प्राकृतिक रूप से गर्भाधान के लिए। और आइए अब आपको चलते हैं आगे, गोबर गैस का भी दिखाते हैं। सिंह साहब, ये क्या है, किस तरह का चैम्बर बना हुआ है? हमारी गौशाला में बताया कि गोबर गैस प्लांट भी लगा है। तो गोबर गैस प्लांट के लिए हमने पूरा जो धुलाई होती है गोबर की मिक्सिंग का प्लांट उधर लगा है, यहाँ सफाई होती है पानी का, अंडरग्राउंड गोबर गैस प्लांट है, उसमें चला जाता है। और गोबर गैस प्लांट से जो हमको गैस मिलती है उससे खाना पकता है, इसको हम गर्म भी करते हैं। और 80-20 के रेशियो में, यानी 80% गैस और 20% डीजल के रेशियो में हम जनरेटर भी चला सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं वहाँ स्लरी का है, उससे निकल के और उसको पंप करके सीधे खेत में दे रहे हैं। तो इससे हमारा जो खाद के बेस्ट खाद हमारे पास स्लरी है। तो हमको कोई आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब नहीं डालना है। तो ये पूरा यहाँ आपने देखा। साहब, ये जो इसका जो प्रयोग है गोबर गैस का, देश में पूरा एक अभियान चला था लेकिन सफल नहीं हुआ। आपने ऐसा क्या किया है कि आपका इतना सफल है, आप इससे बहुआयामी इसका प्रयोग वो कर रहे हैं? बिल्कुल, आप देख रहे हैं हर जगह का गोबर गैस का जैसे प्लांट ऊपर रहता है, मेरा अंडरग्राउंड है पूरा, और ये 30 साल तक चलेगा, मेंटेनेंस फ्री है। इसमें कोई कुछ नहीं करना है, मेंटेनेंस फ्री है। ये पहले बनता था, लेकिन लोगों ने गोबर नहीं खोलेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे उसका गैस का, तो बेकार हो जाएगा। हम गैस का भी प्रयोग करते हैं, लगातार गोबर खोलते हैं और खाद जो निकलती है खेत में लेते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि नया लुक आपको इसी तरह के प्रयोगधर्मी किसानों को के बीच ले चले और उससे प्रेरित करे, ताकि ये जो इनका संकल्प है और जो इनका जो विराट विजन है वो और विस्तार ले। तो ये था दौरा हमारा नया लुक के ज़रिए आप सबके साथ में शैलेंद्र सिंह जी के उस अभिनव प्रयोग वाले फार्म हाउस का, जहां नाना प्रकार के उपक्रम संचालित किए जा रहे हैं प्रकृति से आपको जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए। हमें उम्मीद है कि निश्चय ही आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो हमें अवगत कराना न भूलें, क्योंकि वही हमारे लिए प्रेरणा होगी कि हम और भी ऐसे अनेक कार्यक्रम आप सबके लिए लेकर उपस्थित होते रहें। तो फिलहाल आज की हमारी ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। किसी अगली यात्रा में पुनः आपसे जुड़ने तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।